तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डेयरडेविल सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 4 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक जेल में देख पाते हैं जहां दो भाइयों को बंदी बनाकर रखा हुआ था और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ही खराब थी। तब इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि ये दोनों आज यहाँ से भागने वाले हैं और इन्होंने पहले से ही डिसाइड करा हुआ है कि अगर ये यहाँ से भागने में सफल हो जाते हैं तो ये दोनों न्यूयॉर्क में जाकर रहेंगे। अब यहाँ से सीन कट होकर 8 साल आगे आता है जहाँ हम देख पाते हैं कि इन दोनों में से एक भाई भाग रहा है। तभी इसकी गाड़ी के ऊपर एक आदमी की डेड बॉडी आकर गिरती है, पर ये किसी तरह यहाँ से भाग जाता है। तब हम देख पाते हैं कि इनके घर में मैट अपनी सुपर कॉस्ट्यूम में घुस गया था क्योंकि ये वहाँ पर कुछ गलत काम कर रहे थे। अब अगले सीन में हम मैट को क्लेयर के पास देखते हैं जहां पर क्लेयर मैट के घर पर इसके टाँके लगाती हुई इससे बात कर रही थी। यहाँ पर ये इससे बोलती है कि शायद तुम्हें अपने लिए एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम बनवा लेना चाहिए ताकि इससे बॉडी पर ज्यादा निशान ना आए, पर क्योंकि मैट को लगता था कि उस चीज की वजह से इसकी स्पीड में कमी आएगी तो ये मना कर देता है। अब मैट इसे एक फोन देता हुआ कहता है कि अगली बार बिना बताए मत आना और आने से पहले मुझे एक बार कॉल कर लेना। अब जब ये यहाँ से जा रहा होता है तो ये इससे विल्सन फिस्क के बारे में पूछता है जिसके बारे में इसे पिछले एपिसोड में पता चला। क्लेयर ने ये नाम पहली बार सुना था तो इसी वजह से इसे कुछ पता नहीं होता। अब अगले दिन हम उन दोनों भाइयों को देखते हैं जो कि जेम्स से बातें करते हुए इसे अपनी पिछली रात के बारे में सब बता रहे थे, पर जेम्स को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिछली रात इनके साथ क्या हुआ था और ये बस इनसे ये कहता है कि तुम्हें विल्सन के लिए ईमानदारी से काम करते रहना होगा। पर तब इनमें से एक भाई बोलता है कि वो काले मास्क वाला आदमी विल्सन को ही ढूंढ रहा था। इस पर जेम्स बोलता है कि तब तो तुम्हें उसे जल्दी से ढूंढना चाहिए, नहीं तो तुम जानते हो कि बॉस तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकते हैं। ना बोलकर ये यहाँ से चला जाता है। अब इसके जाने के बाद ये दोनों भाई उस काले मास्क वाले आदमी को ढूंढने के लिए अपने दोस्त से मिलने का फैसला करते हैं। वहीं हम लोग कैरन को बैन के साथ एक रेस्टोरेंट में बातें करते हुए देख पाते हैं। अब इन लोगों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि कैरन इसे उस दिन के इंसिडेंट के बारे में बता रही थी जब काले मास्क पहने आदमी ने इसकी जान बचाई थी। पर बैन को ये एक कहानी लगती है, इसी वजह से ये आगे इसकी कहानी सुनने से मना कर देता है। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि वो रशियंस एक आदमी से मिलने गए हुए हैं और ये वही आदमी है जिसको अभी कुछ समय पहले के एपिसोड में मैट और क्लेयर ने छत से नीचे फेंका था। ये बंदा उस दिन के बाद से कोमा में चला गया था, पर रशियंस के पास एक ऐसा इंजेक्शन था जिसकी मदद से ये कुछ ही देर में इसे होश में ला देते हैं। तब ये बंदा इन्हें क्लेयर टेम्पल का नाम बताता है और साथ ही ये भी बताता है कि शायद वो काले मास्क वाला आदमी भी वहीं पर ही मिलेगा। अब ये सब जानने के बाद ये रशियंस इसका शुक्रिया करते हुए यहाँ से चले जाते हैं और आगे के सीन में हम लोग विल्सन और जेम्स को आपस में बातें करते हुए देख पाते हैं जहाँ पर विल्सन काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि इसका नाम अब बाहर आ गया था। अब ये जेम्स से बोलता है कि अगर वो रशियंस उसे काबू में नहीं कर सकते तो हमें जल्दी से जल्दी ही कोई नया पैतरा अपनाना होगा। इतना बोलकर ये यहाँ से एक आर्ट गैलरी में चला जाता है जहाँ पर इसे वही औरत मिलती है जिसके सामने की इसने पहले की पेंटिंग खरीदी थी। साथ ही विल्सन वेनेसा का शुक्रिया करता हुआ इसके साथ डिनर पर चलने को भी पूछता है जहाँ पर कुछ लोग घुस गए थे और ये इसको अपने साथ किडनैप कर ले जाना चाहते थे। तब क्लियर मैट को कॉल करती है जो कि फॉगी के साथ था, पर वो रशियन सभी भी इसे किडनैप करने में लगे हुए थे। और अब जब मैट उसकी चीखों को सुनता है तो वो तुरंत भागता हुआ उसके घर की तरफ जाने लगता है, पर इसे वहां पर पहुंचने में काफी देर हो जाती है और वो रशियन अपनी गाड़ी में क्लियर को लेकर निकल जाते हैं। तब मैट उनका काफी देर तक पीछा करता रहता है, पर आखिरी में ये किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर पहले से ही बहुत ज्यादा शोर शराबा था। और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैट देख नहीं सकता और वो गाड़ी की आवाज सुनकर उनका पीछा कर रहा था, तो ये यहाँ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता और क्लियर के साथ साथ वो रशियंस भी इसके हाथ से निकल जाते हैं। और अब क्योंकि इस बात पर मैट को काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी तो वो तुरंत ही क्लियर के अपार्टमेंट में वापस से जाता है जहाँ पर इसे सटीनो मिलता है जो कि रो रहा था। और तब सटीनो इन्हें बताता है कि वो लोग पहले इसके पास ही आए थे और उन लोगों ने इसे बहुत मारा पीटा, जिसके बाद सटीनो ने ही उन्हें क्लियर की जानकारी दी थी। पर क्योंकि इस टाइम सटीनो की कोई ज्यादा बड़ी गलती नहीं थी तो मैट उसे सबसे पहले शांत करवाता है और इससे बाकी की जानकारी लेने लगता है। तब इसे पता चलता है कि वो गाड़ियां वेंसी कंपनी की थी। ये बात जानकर मैट काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब सीन कैरन और बेन पर आता है जो कि एक नीलामी में बैठे हुए थे। अब बेन कैरन से छुपकर बात करते हुए इन्हें यूनियन अलाइड के कंप्यूटर पर बोली लगाने को कहता है। इस पर कैरन भी हाँ बोलती है और सीन विल्सन और वेनेसा पर आता है जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठे थे।
और इन दोनों की बातों से हम लोग समझ पाते हैं कि ये कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। दूसरी तरफ वो रशियन ब्रदर्स क्लेयर को मार पीट कर मैट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, पर क्लेयर इन्हें कुछ भी नहीं बताने वाली थी, तो इसीलिए ये बहुत देर तक इन भाइयों से मार खाती रहती है। तभी यहाँ की लाइट चली जाती है और क्लेयर समझ जाती है कि यहाँ पर मैट पहुँच गया है। तो अब इसी वजह से ये हंसते हुए बोलने लगती है कि अब जाओ, जो भी तुम्हें जानना हो उससे खुद ही पूछ। तभी यहाँ पर हमारा अंधा कानून अपने टोपे वाली ड्रेस में पहुंचकर सभी लोगों को मारने पीटने लगता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन फाइट सीन है। अब थोड़ी ही देर में ये यहाँ पर सभी लोगों को मार देता है, और क्योंकि क्लेयर ने इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मार खाई थी तो अब मैट इसे सबसे पहले हक करता है। और दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि कैरन ने कंप्यूटर पर बोली लगाई थी तो वो उन्हें जीत जाती है। तब बैन और कैरन इसी बारे में बातें कर रहे होते हैं कि अब इन्हें उन कंप्यूटर में से फाइल्स कैसे निकालनी है, और ताकि कैरन की जान को आगे कोई भी खतरा ना हो तो बैन इसे बोलता है कि तुम उस एग्रीमेंट पर जाकर साइन कर दो। जवाब में कैरन मना करते हुए कहती है कि अगर वो ऐसा करेगी तो वो फाइल को लीक नहीं कर पाएगी। इस पर बैन बोलता है कि भूलो मत, अब मैं भी कंप्यूटर का 50% का मालिक हूँ, और अगर तुम वो काम नहीं कर सकती तो मैं वो काम करूँगा। ये बात जानने के बाद कैरन इसकी बात मानती है। दूसरी तरफ जब रशियन ब्रदर को पता चलता है कि टैक्सी कंपनी में से क्लेयर को छुड़ा लिया गया है तो ये गुस्से में सीधा विल्सन के पास पहुंच जाते हैं, जो कि अभी भी वेनेसा के साथ रेस्टोरेंट में डेट पर था। और जब वेनेसा को ये पता चलता है कि विल्सन ऐसे लोगों के साथ रहता है तो ये यहाँ से जाने लगती है, क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि ये किसी भी गैंगस्टर से किसी भी तरह के संबंध रखे। तब विल्सन जेम्स से कहता है कि रशियन ब्रदर को गाड़ी में बिठाओ, और साथ ही ये रशियन ब्रदर से कहता है कि ये अभी आकर थोड़ी ही देर में इससे बात करेगा। इतना बोलकर ये वेनेसा के पीछे इसके अपार्टमेंट तक जाने लगता है, पर वेनेसा इसे बोलती है कि अब मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती क्योंकि तुमने मुझसे बहुत सी चीजें छुपाई हैं। इस बात को सुनने के बाद विल्सन काफी ज्यादा उदास हो गया था और इसी वजह से ये रोते हुए यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि फॉगी के ऑफिस में जब वो सारे कंप्यूटर आते हैं तो कैरन इससे झूठ बोल देती है। उसे कुछ सामान सस्ते में मिल रहा था तो इसी वजह से उसने उसे ऑफिस के एड्रेस पर मंगाया है। फॉगी को इसकी बात पर भरोसा हो जाता है। वहीं मैट क्लेयर को अपने घर लाकर उसकी मरहम पट्टी करते हुए उसको सॉरी बोलता है, पर क्लेयर मैट से जरा भी नाराज नहीं थी। इस बात को जानने के बाद मैट इसे अपने बारे में और भी चीजें बताता है, और अब सीन वहां पर आता है जहां पर हम लोग देख पाते हैं कि गाड़ी में जेम्स और रशियन भाई बैठे हुए हैं। तब जेम्स इसे एक जगह पर लेकर जाता है और कहता है कि बॉस यहाँ पर आकर तुमसे बाहर बात करेंगे, इसीलिए रशियन भी नीचे उतर जाता है। तब विल्सन गुस्से में इसके ऊपर हमला करने लगता है, और वो रशियन जिसका नाम एनाटोली था वो भी इसके ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगता है, पर क्योंकि विल्सन बहुत ज़्यादा ताकतवर था तो इसी वजह से ये इसे बहुत बुरी तरह मारता है, और वो आखिरी में इसके सर को गाड़ी के गेट पर रखकर जोर जोर से पीटता है, जिस वजह से एनाटोली का सर थोड़ी ही देर में धड़ से अलग हो गया था। तब जेम्स बाहर आता है और विल्सन को हैंकी देते हुए ब्लड साफ करने को बोलता है, और इससे पूछने लगता है कि सर अब बताइए अब हमें क्या करना है। तब विल्सन इसे बोलता है कि इसके बड़े भाई वेल्डरमिर के पास इसकी बॉडी भेज दो और उससे भी लड़ाई शुरू कर दो। इतना बोलने के बाद विल्सन यहाँ से निकल जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।